नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी 2014 में ही होने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हैं। हरियाणा में इस बार 3 नए राजनीतिक दल चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन आखिर इनका जनाधार क्या है? 2014 के चुनावों में हरियाणा में इस बार 3 नए राजनीतिक दल चुनावी दंगल में उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अब एक और नई पार्टी हरियाणा सर्वजन पार्टी। कांग्रेस से नाता तोड़ चुके पूर्व विधायक और हरियाणा बीज विकास निगम के पूर्व चेयरमैन रोशन लाल आर्य के मुताबिक पार्टी 2014 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 10 और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी हरियाणा के 35 बिरादरी के जो अधिकार हैं, जिनसे वो वंचित हैं, उनको दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। तो हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार ये जो भेदभाव की नीतियां हैं, इसको बंद करे। हरियाणा में फिलहाल इंडियन नेशनल लोक दल ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में काफी मजबूती से उभर कर आई थी। भाजपा का गठबंधन कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ है। साल 2009 के चुनावों में हजका के 5 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अकाली दल के पास सिर्फ 1 सीट है। इनेलो के 2 मुख्य चेहरे ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला फिलहाल सजा याफ्ता है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। और फिलहाल खराब सेहत के चलते ओम प्रकाश चौटाला को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। कुछ दिनों पहले ही भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह उनसे अस्पताल मिलने गए थे, जिसे फिलहाल शिष्टाचार के तहत मुलाकात कहा गया, लेकिन इस मुलाकात के भी राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे थे। अब नए राजनीतिक दल जनता की नब्ज को भांपते हुए कई वादों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये वादे जनता को कितना लुभाते हैं और क्या कुछ बदलता है हरियाणा की सियासत में। आखिर क्या है नई पार्टियों का जनाधार और क्या इसका असर पड़ सकता है सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष पर? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन लाल आर्य, हरियाणा सर्वजन पार्टी आज ही उन्होंने ऐलान किया है और उसके अध्यक्ष हैं। राजीव गोदारा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। संजीव घारू हमारे साथ हैं, भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं। और साथ ही हमारे साथ राधे श्याम शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। रोशन लाल जी, आज ही अपने हरियाणा सर्वजन पार्टी का ऐलान किया है। आखिर क्या वजह पड़ी कि आपको कांग्रेस आपने छोड़ दिया और अब नई पार्टी के साथ उतरना पड़ रहा है? मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी जो वास्तविक, वैसे तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी एमएलए हैं, वो भी पब्लिकली और पार्टी फोरम पे भी आवाज़ उठा चुके हैं कि हमारे क्षेत्र के तरक्की में, विकास में भेदभाव किया जा रहा है, नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है। तो मैंने इस बात को वहाँ अपने फोरम पे भी उठाया और पार्टी हाईकमान को भी कहा। क्या सिर्फ यही वजह है नई पार्टी का गठन करने की? हाँ, ये वजह है। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि वहाँ यदि कोई भी, जैसे राजपाल भूखड़ी एमएलए है और कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी फोरम पे बात उठाई कि विकास का फंड हमारे लोगों को मिलना चाहिए, तो उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी का नोटिस जारी कर दिया। क्या ये लोग अब आपके साथ हैं? मेरे साथ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। जैसे हमने राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलके हरियाणा वंचित वर्ग, उस समय तक हमारी संघर्ष समिति का, हरियाणा इंसाफ मंच का उन्होंने गठन किया है, उनका क्या अब वो आपका साथ देंगे? राव इंद्रजीत सिंह हमारा, देखो, अब साथ देने की परिस्थितियां तो उनकी बनेंगी, लेकिन वो मानसिक रूप से वर्तमान व्यवस्था में, ढांचे में संतुष्ट नहीं है। ये बात का ऐलान करके ही उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच का गठन किया और कुरुक्षेत्र से उन्होंने भी इस बात की घोषणा की कि जो अन्याय किया जा रहा है उसके हम विरुद्ध लड़ेंगे। यानी क्षेत्रवाद की जो बात कर रहे हैं, रेवाड़ी वाले उन्होंने भी किया है। जी, रेवाड़ी में स्थापना की, ऑफिस खोला था, मैं था उस दिन वहाँ। जी जी जी, जी बिल्कुल। क्या अब पहले तो राजीव जी से बात करते हैं। राजीव, एक और नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी पहली बार आ रही है, अरविंद केजरीवाल की, आप उसके प्रवक्ता हैं। कितना फर्क पड़ेगा? क्या आप किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? आपके कुछ और मुद्दे हैं, जैसे रोशन लाल जी कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद का मुद्दा उनका खास रहेगा, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेके। आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है? जिसको अब जनाधार कहते हैं, उसको मैं अभी संभावनाएं कहता हूँ। हम भी जनाधार की संभावनाएं ही तलाश रहे हैं, नई राजनीतिक पार्टी की संभावनाएं। और मैं जब नई राजनीतिक पार्टी की संभावनाएं देखते हैं और मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, तो एक नई तरह की वैकल्पिक राजनीति की संभावनाओं की बात करता हूं। वो राजनीति जिसमें एक अलग तरह की संस्कृति होगी, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र होगा, जिसमें
लोकतांत्रिक आधार पर सब चीजें होंगी, जिसमें भाई भतीजावाद परिवारवाद नहीं होगा, जो अपने आप में एक नई राजनीति को जन्म देगी और जिसमें सिर्फ चुनाव मुद्दा नहीं होगा, जिसमें विचार निर्माण, संगठन निर्माण, रचनात्मक कार्य सब मुद्दे होंगे। और इस देश की राजनीति का एक सबसे अहम मुद्दा है स्वराज, लोगों के अपने हाथ में सत्ता की भागीदारी में हिस्सा देना या सत्ता पे लगाम लगाने की ताकत देना। आपको लगता है इन नारों के साथ 1 साल के बाद ही आपको एक अच्छा, जिस संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जनाधार की संभावना हो सकती है? मैं इस राजनीति की संभावनाओं की आज बात दावे के साथ करता हूं। इस पार्टी की जनाधार में कितनी परिवर्तित हो जाएगी आज मैं उसका दावा नहीं करता हूं, और यही हमारी पार्टी की पहचान है कि बहुत बड़े दावे करते हुए, जिसको आपने नारा कहा, मैं इसको नारा नहीं कह रहा हूं, ये हमारा मुद्दा है। नारों के साथ पार्टी नहीं चलाने वाले हम एक नई संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जो नई तरह की राजनीति को गढ़ेगी, उसकी हमारी कोशिश है। हम जानते हैं कि वो रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल है, बहुत कंटीली तारें हैं, उसके अंदर कांटे हैं, परंतु उसके ऊपर से होकर जाना है। और जाना इसलिए है, समाज को इसलिए जाना है कि आज के हालात में समाज विक्षिप्त है, समाज की हालत बहुत खराब कर दी गई है इन राजनीतिक पार्टियों के नारेबाजी ने। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के काफी मुद्दे उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो शायद एक तबका होगा आपके साथ जो तंग आ चुका है भ्रष्टाचार से। लोगों के हाथ में ताकत देने का जो स्वराज का नारा है, उसकी ताकत बहुत गहरी है। वो समाज की जरूरत है कि लोग अपने फैसले खुद करें, लोग ये तय करें कि हमें किस तरह का विकास चाहिए, लोग ये तय करें कि हमारी जरूरत क्या है। ऐसा नहीं कि दिल्ली और चंडीगढ़ से उनके लिए विकास योजनाएं जाएं, वो किसी एक क्षेत्र में लगे या दूसरे क्षेत्र में लगे। ये जो लोगों का मुद्दा है उसको हम उठा रहे हैं। वो चुनाव में कितना परिवर्तित होगा आज हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, परंतु लोग अगर अपनी ताकत को पहचानेंगे, लोग एक नए तरह का मुहावरा कर देंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को उस मुहावरे पर ले आएंगे कि लोगों को ताकत दें, लोगों के बीच में समानता का विचार आए, तो हमें लगता है हमारी जीत होगी। पहली जीत हमारी। जी जी। संजीव, आपकी पुरानी पार्टी भाजपा से हैं आप, आपको लगता है ये जो नई पार्टियां आ रही हैं, जैसे रोशन लाल जी अपने अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं, राजीव जी की आप अलग मुद्दे लेकर आ रही है, कितना फर्क पड़ेगा पुरानी पार्टियों को? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो अभी तक हैं या बन रही हैं, चाहे वो नवगठित कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे कुछ साथी मौजूद भी हैं स्टूडियो में साथ में, मात्र देश की जनता को गुमराह करने का काम है। सबसे बड़ा कारण ये कि जितनी विधानसभाएं या जितनी लोकसभाएं हैं उन पे चुनाव नहीं लड़ते ये लोग, और ना ही सरकार बनाने में इनका कोई अहम रोल होता है, या फिर ये कहे ये पार्टियां कि हम सरकार बनाएंगी, वो भी नहीं। एक किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टियों को वो एक उद्देश्य है, रोशनलाल जी, एक उद्देश्य होता है राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों का। इसके बाद बताएंगे ना, कह रहे बोल उनको। क्या रोशनलाल आर्य जी ने अभी जो आज जिस नई पार्टी का गठन किया, मैं बधाई दूंगा इनको, इनकी पार्टी के लिए, इनका आज उदय हुआ है पार्टी का जी। लेकिन क्या आज से पहले माननीय रोशनलाल आर्य जी, जो अन्य बड़ी राजनीतिक पार्टियों का भ्रमण कर चुके हैं, तो इस उम्र के इस पड़ाव में क्या आज इनको क्षेत्रवाद या जातिवाद याद आ रहा है? अन्य राजनीतिक पार्टियों में रहते हुए इनकी क्या भूमिकाएं रही वो जग जाहिर हैं, वो छुपी नहीं है किसी से। रोशनलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजीव, आपके पास आएंगे, पहले उनसे कमेंट ले लें हम। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे जो ये बात कह रहे हैं, ये एक जैसे आपस में वार्तालाप करते हैं ना, जैसे वकील भी बोलते हैं कोर्ट में, तो एक शिष्टाचार के नाते ब्लैकमेल वाली जो शब्द है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे आम आदमी पार्टी के और हम दो बैठे हैं, हम क्षेत्रीय हैं, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना जी। तो इतनी बड़ी पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी की शरण में है, और इतने राष्ट्रीय पार्टी के ओम प्रकाश चौटाला के हॉस्पिटल में बार बार चक्कर क्यों काट रहे हैं, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। तो ब्लैकमेल वो कर रहे हैं कि ये हो रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? अगर चलिए इन आरोपों प्रत्यारोपों पर नहीं जाते, आरोप की बात नहीं। हाँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक दौर चल रहा है, उसमें हम किसी जनता के दर्द को लेके आए हैं, और ये भी जैसे आम आदमी पार्टी है, इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई, एक जगह बनाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी जो जनता में जाती है,
उसका फैसला जनता करेगी। ठीक है, वो वक्त हाँ, बताएगा। राजीव, जनता आपसे बताएंगे बात किसमें क्या करेंगे, लेकिन ताकत है। पहले मैं राधेश्याम शर्मा जी से बात करना चाहती हूँ। राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है, ये जो पुराने दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, इनेलो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो नए राजनीतिक दल आ रहे हैं, क्या उनसे कोई इन पर असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा ही, कुछ तो असर पड़ेगा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आखिर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे ये पार्टियां बन क्यों रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि नई पार्टी बन रही है। हम 1952 के चुनाव से लगातार देख रहे हैं। मुझे करीब 55-56 साल हो गए पत्रकारिता को देखते हुए और निकट से देखते हुए। हर चुनाव के पहले नई पार्टी बनती है और हर पार्टी का विघटन हुआ है। कांग्रेस तोड़ करके कितनी कांग्रेस बन गई आप देखिए, आज भी है। लेकिन उनका जनाधार होता था राधेश्याम जी, जैसे भजनलाल अलग हुए थे, उनका एक जनाधार देखिए, जनाधार पार्टी का था या व्यक्ति का था? हाँ। आखिर लोकतंत्र में व्यक्ति का जनाधार का भी महत्व है, लेकिन असली महत्व है विचारधारा का, घोषणाओं का, उसके साथ साथ कार्यक्रमों का और आइडियोलॉजी का, जिसके आधार पर आखिर दो कांग्रेस बन गई। कांग्रेस आइडियोलॉजी तो एक ही है जी। लेकिन ये व्यक्तिवाद, एक तो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, इसके आधार पर पार्टियां बनती हैं। या वो कहते हैं हमको इग्नोर किया, या हर एक को सत्ता चाहिए। कांग्रेस का विघटन हुआ। दुर्भाग्य से सोशलिस्ट पार्टी में इतने दिग्गज नेता थे हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट पार्टी का भी विघटन हुआ। सोशलिस्ट पार्टी थी और फिर वो पीएसपी बनी और उसके बाद फिर एसएसपी बन गई और कितनी पार्टियों का विघटन हो गया, वो भी होता चला गया। भाजपा बनी, जनसंघ के में भी बिखराव आया, भाजपा में भी बिखराव आया। अब आप देखिए, भाजपा भी जितनी भाजपा को ऐसी पार्टी मानते हैं जो वो भी एक नीति और कार्यक्रम के आधार पर पार्टी है, और कम्युनिस्टों को भी कहते हैं आइडियोलॉजिकल आधार पर पार्टी है। आखिर भाजपा के जो कई साल तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, केशु भाई, उन्होंने भी अलग पार्टी बना ली चुनाव के समय। जिनको भ्रष्टाचार के आरोप पर पार्टी ने जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, कर्नाटक में येदियुरप्पा, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो फिर भाजपा को तो फिर आइडियोलॉजी क्या है? पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया उन्होंने। मतलब आइडियोलॉजी नहीं है, ये सत्ता की भूख है। सत्ता के लिए चाहिए। मतलब ये आदर्शों के साथ दल नहीं आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब यहाँ हमारे अकाली दल जो है, क्षेत्रीय पार्टी बनी थी पंजाब पीपल्स पार्टी, वो अपनी भी सीट नहीं निकाल पाए पंजाब में। आप देखिए ना, पंजाब में वोट तो काटे गए। अकाली दल का भी विघटन हुआ, कितने अकाली दल बन गए। और लोक दल आप देखिए, पहले चरण सिंह जी ने कांग्रेस। मेरा ये कहने का मतलब है राधेश्याम जी, जो नुकसान तो या तो सत्ताधारी या विपक्ष किसी न किसी पार्टी को ये नए जो दल है वो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। अब देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का भी विघटन हुआ। अब लोक दल, चरण सिंह जी ने लोक दल बनाया, देवीलाल जी की उनसे कहीं खटक गई, उन्होंने अलग लोक दल बनाया। अब जो नए राजनीतिक दल आ रहे हैं, इनका क्या असर पड़ सकता है, यही मैं जानना चाहती हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ये भी जितने भी ये दल बन रहे हैं, इसमें अधिकांश आइडियोलॉजी, विचारधारा, कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों के प्रति उनका कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, उसके आधार पर नहीं बन रहे हैं। ये सत्ता के आकर्षण में बन रहे हैं। आखिर रोशनलाल जी के सत्ता का आकर्षण है जो लेके आ रहा है। मेरा निवेदन सुनिए, भजनलाल जी ने कांग्रेस बनाई, अलग कांग्रेस बनाई, कांग्रेस में थे, फिर अलग पार्टी बना ली, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर अलग पार्टी बना ली। ये काहे के लिए था? ये सारा सत्ता के लिए। अगर विचारधारा गौण हो गई और सत्ता के लिए ये सब कुछ होगा, तो जो आज लोकतंत्र का जिस तरह से विघटन हो रहा है, अब ये हमारी केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी बनाई, बड़े अच्छे आधार पर पार्टियां बनती, बड़े सिद्धांतों की घोषणाओं के आधार पर होती है, लेकिन होता क्या है, फिर उन पर जो आचरण होना चाहिए वो नहीं होता, समझौते होते हैं। फिर समझौते में अपने अगर बुनियादी सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो पार्टी कहाँ रहेगी? पार्टी रहेगी, फिर जनता गुमराह होगी या नहीं होगी? जी। और फिर अपने वोट की बाद में सत्ता में जाने के लिए जो गठबंधन होते हैं, वहां तो आपकी नीति और विचार, अच्छा, फिर वोट बैंक आ जाता है, अलग होते हैं। उस वोट बैंक के लिए क्षेत्रवाद भड़काएंगे या जिलावाद भड़काएंगे या जातिवाद भड़काएंगे। शुरू में मैंने भी जो बात रखी थी उसका अर्थ भी यही था कि पूरी सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ते, एजेंडा क्लियर नहीं होता, अपनी आप भी नहीं लड़ते हरियाणा में, वर्चस्व की राजनीति होती है। और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं, जब एक या दो सीटें जब आती हैं, जो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे मैं बोल रहा हूँ कि जो एक या दो सीटें आती हैं, फिर उन सिद्धांतों को ताक पे रख के उनकी तिलांजलि देकर फिर वो समझौते किए जाते हैं। फिर वो जो जिस शब्द से शायद माननीय आर्य जी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, तो वो चीज कहाँ रह जाती है? जिस रोल मॉडल की बात करते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राधेश्याम जी भी वही कह रहे हैं कि जब सत्ता में जाने का वक्त आता है तो गठजोड़ शुरू हो जाता है, फिर नीति और विचारधाराएं साइड पे रख देते हैं और समझौते होते हैं। एक तो मुझे बहुत खुशी हुई
कि नई पार्टियों के गठन से संजीव जी बहुत चिंतित लगे। इनको बहुत चिंता थी कि अचानक ब्लैकमेल करने आ गए हैं, गुमराह कर रहे हैं। थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने बहुत असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे कहना पड़ेगा। ये ब्लैकमेल करने जैसे किस हद पे उन्होंने बात कह दी, आज जुमा इनकी पार्टी आज बनी है, हमारी पार्टी 2 महीने पहले बनी। तो इतना अधीर क्यों है मुझे मालूम नहीं। माफ़ करेंगे भाई हैं हमारे, थोड़ा धैर्य से काम लें। दूसरा, ब्लैकमेल कौन कर रहा है? हरियाणा का इतिहास तो उठा लेते हैं। एक दौर में बीजेपी हरियाणा की देवीलाल से समझौता कर रही है। एक दौर में जो इमरजेंसी के सूत्रधार थे, बहुत बड़े उसके विलेन के रूप में देखे जाते थे बंसीलाल जी, और उसके खिलाफ जनसंघ लड़ रहा था, उसी विरासत से आए हैं ना, उसके साथ अलायंस कर रहे हैं। यही उदाहरण तो राधेश्याम जी दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा इनको बता रहा हूँ कि ब्लैकमेल अब बदलेगा क्या? नहीं, हाँ, मैं उसी पे आऊंगा। वो यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी का सवाल है, वो मेरा सवाल ये है संजीव, एक मिनट, मेरा सवाल ये है, राधेश्याम जी ये कह रहे हैं कि जो नए राजनीतिक दल आ रहे हैं, क्या वो अपनी विचारधारा पर, आदर्शों पर कायम रहेंगे, या वो भी सत्ता के लालच में माननीय केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का मूवमेंट छोड़ के अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। संजीव जी मुझे इजाजत देंगे? संजीव जी एक बस हम राजीव जी से प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद दोनों की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देश में क्षेत्रीय दल कौन है और राष्ट्रीय कौन है? तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर आंध्रा तक किस तरह बीजेपी की स्थिति रही होगी अलग बात होगी। इनको भूलना नहीं चाहिए, ये वही बीजेपी है जो 2 सीट से शुरू हुई थी। दल ऐसे बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी उम्मीद के साथ आप आ रहे हैं। दूसरा, बंसीलाल के साथ इमरजेंसी के दौर में क्या पोजीशन था, और उसके बाद समझौता करने के बाद शराबबंदी का दौर आया, और शराबबंदी में कौन कौन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र और किन की बेटों के खिलाफ हुए, उसे हम भूलना नहीं चाहिए। उसमें बीजेपी के कौन लोग थे। एक, उसके बाद अचानक हम हजका के साथ जाते हैं, और फिर देव चौटाला के साथ जाने का अवसरवादिता की जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, ब्लैकमेल करने का जो पॉलिटिक्स हो रहा है, शायद ये अपने अनुभव से दूसरों को देख रहे हैं। संजीव भाई, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन उनकी उस मुलाकातों को आप राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। क्यों चिंतित हैं? कल ही कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। जयवीर गोदारा जी मुझे अभी ये कह रहे थे, इस चीज को हम छोड़ देते, इस चीज को हम छोड़ देते। रोशनलाल जी से भी हम उनकी प्रतिक्रिया जान लें। तो आप इन मुलाकातों से क्यों चिंतित हैं? नहीं, मैं मुलाकात तो मैं इतना ही कह रहा हूं। आप क्यों हरियाणा का पूरा आप अपने सिद्धांतों पे रहिए, आप अपने एजेंडास पे रहिए, आप अपने मैनिफेस्टो पे रहिए, अपने अनुभवों से दूसरों के बारे में। अन्ना हजारे का मूवमेंट छोड़ के एक अलग राजनीतिक पार्टी खड़ी है। मैं राधेश्याम जी की बात का जवाब दूं। राधेश्याम जी ने इस टिप्पणी को हम यही, इस टिप्पणी को हम यही रोक देते हैं। राधेश्याम जी ने कहा कि सिद्धांतों पे नहीं टिकते। इस देश का इतिहास रहा है सिद्धांतों पे पार्टियां नहीं टिकती, इसीलिए शक होता है। और उसलिए उस शक को बिल्कुल जनता को रखना चाहिए सामने, और लोगों को शक की दृष्टि से देखना चाहिए, वो चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो, बिल्कुल इसी नजरिए से देखना चाहिए। और हमारे लिए चुनौती है, मैंने कहा बहुत दुर्गम और मुश्किल रास्ता है, वो यही है कि लोग एक व्यवस्था के अंदर इस तरह देख रहे हैं, उस पर हम खरे कैसे उतर पाएंगे, वो हमारे लिए चुनौती भी है, हमारी परीक्षा की घड़ी भी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी, कम से कम मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, जिस विचार को लेकर चली है, जिस धैर्य से चली है, उस पर कायम रहेगी और उसमें बदल सकेगी। पूरी जो चर्चा आप सुन रहे हैं, इस पर आपकी अब प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि उनका, जिसे राधेश्याम जी ने भी कहा कि आदर्शों पर नहीं चलती है राजनीतिक दल, वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो वादे भूल दिए जाते हैं बाद में। देखो, जो आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी हैं, इनका जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, पत्रकार के रूप में भी, और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति जयप्रकाश नारायण जी और जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, राम मनोहर लोहिया जी, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले हुए बहुत बड़े दिग्गज हैं। ये इनका अनुभव है, और इन्होंने जो बात कही है वो सारी वो कही जो सामने से दिखाई पड़ रही है समाज की, और समाज में शंकाएं इसलिए हुई कि जो भी बात कही गई वो पूरी नहीं की गई, तभी लोगों को ये महसूस हुआ, और उसी का प्रतिबिंब जो है अभी तक का शर्मा जी ने कहा रहा है, अब तक का रहा है। अच्छा, अब क्या नया होने वाला है? अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि नेता अपने तपोबल से, जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है, जनता को जगाते थे, मार्गदर्शन करते तपस्या से, और या फिर जनता खींच के ले जाती थी, नेता भी पीछे पीछे धूल में भागते थे उसके पीछे। तो अभी वर्तमान में जैसे केजरीवाल जी की बात लें, अन्ना हजारे जी की बात लें, तो इनका इस दौर में बहुत बड़ा योगदान है, सभी पार्टियों को मानना चाहिए। बिल्कुल, और मैं मानता हूं इस बात को। एक व्यक्तित्व की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने एक सोए समाज को झटका दिया, उसका लाभ बीजेपी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ, उन्होंने भी सुधार किया अपना। जब कोई लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, तो उसमें सबकी सुस्ती टूटती है। ऐसा आपकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? हमारी पार्टी तो जो जनता की समस्याएं हैं, जो ग्राउंड पे लोग महसूस कर रहे हैं, उसी को हम उठा रहे हैं। हम अपना कोई अलग से उनको थोपना नहीं चाहते,
अब लोग महसूस करते हैं उसी बात को है, जैसे मिर्चपुर केंद्र कांड हुआ, जिंदा जला दिए लोग और उसके ऊपर उनको इस बात के लिए भोगना पड़ा। मुद्दे आप लेकर सामने आएंगे, जो भी समस्याएं हैं लोगों की, जो हमारे चाहे विकास का मुद्दा हो, मैं कहता हूँ 16 विश्वविद्यालय बना दिए रोहतक में, या नौकरियों को मैंने ऐसे दिया, नौकरियां दे दी, सारी की सारी नौकरियां दे दी। के पास क्या कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को लेकर अभी भी संघर्षरत है। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का अभी एक कार्यक्रम है जो चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, समान विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार। हम बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सारा का सारा विकास रोहतक, सोनीपत, झज्जर में किया है। हम बोल रहे हैं सारी रोजगार उन युवाओं को, रोहतक के युवाओं को दिया गया है। 20,000 नौकरियां निकलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें से 13,000 तो रोहतक के लगते हैं। आप क्षेत्रवाद की बात करें, अब हमारे पास कोई कांग्रेस की प्रतिक्रिया मौजूद नहीं है। राधेश्याम जी, जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं वो एक क्षेत्रीय राजनीति के ही हैं, जैसे क्षेत्रवाद के आरोप कांग्रेस पर उनके अपने पार्टी के ही नेता लगा रहे हैं। अब चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, लग रहा है ऐसा इन्हें सुनकर। इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, और क्या किस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है? क्योंकि इनेलो की स्थिति भी हमारे सामने है। असली स्थिति है कि पिछला चुनाव भी अगर आप देखें जी, तो पिछले चुनाव में, यानी इसके पहले वाला चुनाव जब कांग्रेस पावर में आई हरियाणा में, चौटाला साहब की पार्टी हारी और कांग्रेस पावर में आई। हाँ, लेकिन मजबूत उस समय क्या स्थिति थी इनेलो? उस समय स्थिति क्या थी? उस समय स्थिति थी कि इनेलो के खिलाफ जनता के अंदर जो माहौल बना था उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। हाँ। भाजपा अपने आप को ऑल्टरनेटिव नहीं पेश कर पाई और कोई पार्टी अपने आप को ऑल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाई, तो विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो कांग्रेस से मतलब मजबूत विकल्प नहीं था। अब दूसरी बार जब चुनाव हुआ, आप देखिए हुड्डा जी आज जो पावर में हैं वो किसके समर्थन से हैं? हजका के समर्थन से हैं। उनके एमएलए को तोड़ करके दल बदल के आधार पर वो सत्ता में आकर के बैठे हुए। तो फिर यहाँ सिद्धांत क्या है? जिन भजन लाल जी ने पार्टी छोड़ी, जिनके एमएलए पार्टी छोड़ करके आए थे, 5-7 जितने भी एमएलए उनके जीत गए, वो सत्ता के लिए फिर भाग गए। वहां पर क्यों भाग गए? अगर किसी आइडियोलॉजी के आधार पर वो आए थे तो फिर टिकते और लड़ते, उनसे संघर्ष करते। कहीं भी नहीं दिखा, किसी भी दल में नहीं दिखा। नहीं, मैं इस बात पे कहूंगा कि किसी भी दल में नहीं, सिद्धांतों की अगर बात कही जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप जहां लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को साइड लाइन भी किया है और सिद्धांतों की राजनीति। मेरा निवेदन सुनिए, आखिर भजन लाल जी ने पार्टी क्यों बनाई थी? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने पार्टी अलग बना ली। सिद्धांत तो कुछ नहीं है, सिद्धांत तो उनके वही है जो कांग्रेस के सिद्धांत थे। इसके पहले भी वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। तो अब उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो इसलिए अब ये हमारे श्रीमान रोशन लाल जी पार्टी बना रहे, ठीक है, आइए, स्वागत है। लेकिन क्या वही कमिटमेंट, वो सेक्रीफाइस, वो तपस्या, वो त्याग करने के लिए तैयार है जनता के लिए? वो संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतने के लिए? आज स्थिति ये है कि इस देश के अंदर पूरे प्रदेशों में देख ली, सब जगह हो गई। आखिर जो नुकसान हो रहा है इसलिए हो रहा है कि लीडरशिप जो है वो जनता की भावनाओं के, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उतर नहीं रही है। इसलिए जनता फिर गुमराह होती है, फिर जनता भटकती है। जनता के पास या फिर वो तात्कालिक आकर्षण से गुमराह भी हो जाती है। तो आखिर उस जनता का विश्वास जो डिग गया है, सबसे बड़ी चीज आखिर देश में संकट किस बात का है? आज देश में संकट पैसे का नहीं है, साधनों का नहीं है, टैलेंट का भी नहीं है, प्रतिभा का नहीं। आज सबसे बड़ा संकट है विश्वास का। आज न सरकार पर विश्वास है लोगों का, ये भ्रष्टाचार के लोग आरोप रोज आ रहे हैं और उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं वो अपने आप को कितना भ्रष्टाचार से दूर साबित कर पा रहे हैं। वो तो लोग तो आते हैं कि भाई इससे हमको राहत दिलाएंगे, वो तो वही उर्दू का शेर हुआ, हम तो सोचते कि मुंसिफ से करेंगे फरियाद, लेकिन वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो ये जो राहत नहीं मिल रही है, कौन सही कौन गलत, तो ये विश्वास निकल कर आ रहा। आप ये आम आदमी पार्टी खत्म करने का वक्त हो गया है। आम आदमी की तो आज किसी को चिंता ही नहीं है। आम आदमी की चिंता करने बहुत अच्छी बात है। विचार हम जान चुके हैं। आप नए दावों के साथ आम आदमी का विश्वास को कायम रखने के लिए हो गया हमारी चर्चा और कितना आदर्श रखने के लिए तैयार है। राधेश्याम शर्मा जी का जो निराशा का मूड है, मैं निराश नहीं हूँ, सुन मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो हो रहा है। सुना आपको, जो इनका निराशा का मूड है, हरियाणा की जनता और देश की जनता उसको तोड़ने के लिए तैयार है। उनमें धैर्य है, वो गठबंधन, हमारी पार्टी कम से कम गठबंधन नहीं करेगी, क्षेत्रवाद नहीं करेगी, बीजेपी की तरह
क्षेत्रवाद करने वाले बंसीलाल से समझौता नहीं करेगी, क्षेत्रवाद करने वाले बहनलाल के बेटे से समझौता नहीं करेगी, क्षेत्रवाद करने वाले इनेलो समझौता नहीं करेगी, गठबंधन नहीं करेंगे, धैर्य रखेंगे। इसी मूवमेंट को शुरू करने के बाद अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए मुझे लगता है ये इस बार का सियासत दिलचस्प होगी। राधेश्याम जी, हरियाणा की आप लोग एक आदर्श के साथ उतर रहे हैं, बहुत स्वागत है। देखना होगा कि कितने आप इस पर कायम रहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। चुनाव नजदीक आते ही दलों में अलग थलग पड़े नेता कई बार अपनी ताकत दिखाने के लिए नई संगठनों के साथ सामने आते हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास बताता है कि ये दल खुद तो कोई फायदा नहीं ले पाते और अपनी मूल पार्टी को ही नुकसान पहुंचा जाते हैं। अपने अपने मुद्दों और अपने अपने वादों के साथ नए राजनीतिक दल सियासत में उतर रहे हैं। कितना समर्थन मिलता है इन्हें जनता का, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।